स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या हाल है प्यारे प्यारे बच्चे? गुलू गुलू कर दिया गया है तुम्हें। तो हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? बताओ जरा फटाफट तेजी से मुझे बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? दिखाई सुनाई दे रहे हैं? अगर दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मतलब चैट में, ऑब्वियसली कमेंट कहां करोगे जाके तुम्हें, चैट में लिख के बता दो मुझे। मेरी तबीयत कल से बेहतर है, बेहतरीन है, और तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं एकदम उसी एनर्जी के साथ शुरू कर रहा हूं। क्या होता है ना, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस अब आपको बुखार आने वाली है, तभी उसको पकड़ लेना चाहिए। गिलोय जानते हो? गिलोय, एक गिलोय एक वो होता है, एक पेड़ होता है, उसकी गोलियां बन जाती है। वो गिलोय वहीं पकड़ लेता है बुखार को, वो वहीं के वहीं सही कर देता है। तो गिलोय ने मेरा काम सेट कर दिया कल। फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर। चलो आइए, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने चैप्टर में 2 क्लासेस करी, और 2 क्लासेस में हम काफी कुछ चैप्टर को भाप चुके हैं, समझ चुके हैं। और इन 2 क्लासेस में हमने चैप्टर को कैसे भापा है, कैसे समझा है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा सबसे पहली चीज तो कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी इज नॉट न्यू टू इंडिया। डेमोक्रेसी के अगर आप ओरिजिन को ट्रेस करोगे तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन आपको कहां मिलता है? डेमोक्रेसी का ओरिजिन आपको मिलता है उस चीज में, उस बात में कि सिंस टाइम इमेमोरियल डेमोक्रेसी जो है चली आ रही है। इस चीज को हमने देख लिया, समझ लिया अभी तक की क्लासेस में। और यही मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे प्रीवियस क्लासेस में, अगर ध्यान हो तो। डेमोक्रेसी को बैक ट्रेस अगर अपन करें तो डेमोक्रेसी को बैक ट्रेस अपन ने किया था, तो हमें पता चला था कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया में, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और डेमोक्रेसी जो है ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे इवॉल्व हुई है। वैदिक पीरियड से लगा कि आप देखोगे बुद्ध संघ की अगर बात कर लोगे, इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात कर लोगे, तो हमने डेमोक्रेसी को इवॉल्व किया है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और वो प्रिंसिपल्स क्या है डेमोक्रेसी के? पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। पॉपुलर सोवरेनिटी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी के सर्टेन प्रिंसिपल्स, और जो है पॉपुलर सोवरेनिटी के अलावा रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बाद में आप क्या देखते हो? सेपरेशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मल्टी पार्टी सिस्टम, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। फिर ये सारे हमने क्या करे थे? फीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी थे जो पढ़ लिए थे, ठीक है। ये सारे फीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी थे जो हमने पढ़ लिए थे। क्लियर हुआ? अब लुकिंग ब्लर, रुक जाओ जरा, फोकस सेट कर देते हैं। कैमरा थोड़ा अलग है। क्या ब्लर दिख रहा है? फोकस तो सेट है ना बाबू? फोकस सेट है शायद। मैं अभी इसको जूम करूंगा ना, चिंता ना करो। तो ये इतना हम पढ़ चुके थे। यहां में डोंट मिस आउट से पढ़ना शुरू करना था। अभी डोंट मिस आउट वाले सेक्शन से पढ़ना शुरू कर रहा था कि जो सारे प्रिंसिपल्स कल जो समझे थे, किसी प्रिंसिपल में कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दी एनी प्रिंसिपल? क्या आपको किसी भी प्रिंसिपल में कोई समस्या, डाउट, परेशानी, दिक्कत गई थी? नहीं ना? ओके। तो द रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स सिटीजन। देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। तो जनता जो है वही लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र है ना। तो रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स सिटीजंस, देयर पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स एंड कमिटमेंट्स ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। Without these, no democratic process or institution can function effectively or deliver meaningful outcomes. ठीक है, तो बिना इन सारी चीजों के डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रह जाती है। The table on the next page highlights how different democratic processes are supported by specific institutions and the values they promote. ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स नेक्स्ट टेबल से कनेक्टेड है, और ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टेबल से कनेक्टेड है वाला बॉक्स, जो ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल। और डेमोक्रेसी में अलग अलग क्या है? डेमोक्रेसी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, वो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है स्पेसिफिक वैल्यू को प्रमोट करते हैं, और वो स्पेसिफिक वैल्यूज क्या है वो उस टेबल को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये टेबल हमने खोला, ठीक है,
अब ये टेबल हमने खोला, अब इस टेबल में जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोसेस की बात करें तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक चीज होती है। क्या होती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस? लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जैसे अगर हम बात करें तो लॉ बनाना, ठीक है, लॉ बनाना, लॉ बनाना केले वाला बनाना नहीं है, मतलब कानून बनाना है, ठीक है। जब आप लॉज बनाते हो तो उसमें कानून बनाने में कौन इन्वॉल्व है? लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डिबेट डिस्कस करते हैं कि ठीक है, तो डिबेट डिस्कशन चलता है उनका पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल बॉडीज में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन होते हैं। तो जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर जो ऑर्गन होता है उसका काम होता है लॉ बनाना, ठीक है। तो वही प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गई है। अब इस प्रोसेस से क्या वैल्यू निकल के आ रही है? लेजिस्लेचर क्या काम कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू लेजिस्लेचर एडिंग इन आवर डेमोक्रेसी? तो लेजिस्लेचर जो रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू को ऐड करते हैं कि वो कानून बना रहे हैं, वो इसलिए नहीं बना रहे कि वो स्मार्ट है, हो सकता है वो गधे हों, लेकिन कानून इसलिए बना रहे क्योंकि उन्हें, चाहे वो गधे हो, उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के व्यक्ति ने सपोर्ट दिखाया, वोट दिया है और तब वो उस पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। दे डू डेलिब्रेशन, वो किसी भी चीज पर विचार विमर्श करते हैं, वो बातचीत करते हैं आपस में, ठीक है। और साथ ही साथ डिसेंट शो करते हैं। जैसे जब कानून बनता है तो आपने देखा होगा ना, किसी लॉ के ऊपर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर बोल देता है गलत हो रहा है, ये कानून जो है काला कानून है, अंधा कानून है। इसका मतलब क्या है? दे आर शोइंग देयर डिसेंट, वो अपनी नाराजगी दर्शाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं। समझ में? वो अपनी नाराजगी दर्शा सकते हैं, नाराजगी दिखा सकते हैं, वो विचार विमर्श कर सकते हैं, डिबेट डेलिब्रेट डिस्कशन कर सकते हैं, डिसेंट शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। ये लेजिस्लेचर का डेमोक्रेटिक वैल्यू है और ये उस प्रोसेस के थ्रू वो काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता होगा बताओ? इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस है इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव करवाना। लेकिन चुनाव करवाने से क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू वो ऐड करता है? ध्यान रखना, चुनाव करवाने से वो पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी वाली डेमोक्रेटिक वैल्यू ऐड करता है सोसाइटी में। जब आप चुनाव करवा रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि सारे लोग उस चुनाव में हिस्सा लें। जब आप चुनाव करवा रहे हो तो आप ये इंश्योर करवा रहे हो कि सब में समानता रहे, सब इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। समझ में आया? तो ये वो वैल्यू ऐड करते हैं। सिमिलरली अगली इंस्टीट्यूशन कौन सी है? कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गए। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं कोर्ट्स, ये क्या प्रोसेस करते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस एक तरह से जुडिशियल प्रोसेस करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन न्याय देके वो वैल्यू क्या ऐड करते हैं? दे एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। कोर्ट्स जो है तो वो कानून की किताब को सबसे ऊपर रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और आम जनता सब बराबर है किसके? कानून के सामने, ठीक है। इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, वो जस्टिस देने का काम करते हैं। ये सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पेज बताया था जिसमें मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ पावर, जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करता है, समझे? ये हो गया। फिर क्या है? मीडिया और सिविल सोसाइटी। हाँ, मीडिया को तो तुम जानते हो ना, मीडिया 2 कौड़ी वाले जैसा बोलने वाले जो हैं, ठीक है, जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो वो मीडिया है। देखो मैं बताऊं एक चीज, मीडिया ऐसा कहा जाता है डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है मीडिया। 3 पिलर आपको पता है कौन कौन से डेमोक्रेसी के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। द 4th पिलर जो है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है मीडिया। और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो देश में चल रहा है वो आप तक कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको मीडिया के थ्रू। आज हमारे देश में मीडिया की स्थिति, जैसे अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को मीडिया पसंद नहीं है तो इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मीडिया की स्थिति हमारे देश में इतनी बुरी है क्योंकि आप ग्लोबल रैंकिंग देखोगे मीडिया की तो इंडिया बहुत पीछे आता है, ठीक है। और आप इस चीज को नकार भी नहीं सकते कि देयर आर फ्यू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, दे आर डूइंग एक्सीलेंट, जिन्होंने मीडिया की आत्मा को बचाए रखा है। और जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यस देयर आर होप्स अलाइव, ठीक है, आज भी आशा की किरण जिंदा है। लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट मीडिया जो है तो मीडिया ने क्या करके रखा है? अपना काम छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मीडिया का जो काम था वो क्या था? पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे मीडिया चुनाव हो रहे हैं तो लोगों को जाके बताए कि चुनाव सही हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अगर क्राइम हो रहा है तो मीडिया बताए लोगों को कि गलत हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर गलत करे तो मीडिया उसको रिपोर्ट करे, ठीक है। और मीडिया के साथ साथ में सिविल सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी मतलब क्या है? सिविल सोसाइटी रेफर्स टू दी वॉलंटरी ग्रुप्स, एनजीओज एंड कम्युनिटीज एसोसिएशन दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली विद इन सोसाइटी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम ही लोगों ने, तुम्हें, मुझे और हम सबको शिक्षा की जो स्थिति वो देख के बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। अब जैसे हम एज ए नेक्स्ट टॉपर्स हमने कुछ चीज़ें देखी है
हमने कुछ चीजें कमाई है, प्यार कमाया बच्चों का, कुछ पैसा कमाया है, तो अगर हम एक अपना एक सिविल सोसाइटी बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू करेंगे, और वो हम करते भी बहुत टू अ लार्ज एक्सटेंट मदद करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सिविल सोसाइटी का काम हो गया ना, जो एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में पार्ट ले रही है एक तरह से, या फिर पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को बढ़ावा दे रही है। तो दिस इज द प्रोसेस की मीडिया हो गया और सिविल सोसाइटीज हो गए, ये लोगों को इंक्लूड करना, अवेयर करना, लोगों का भला करना, इन चीजों में काम करती है। अब इससे होता क्या है, इससे डेमोक्रेटिक वैल्यू कौन सी अपहोल्ड हो रही है कि डिबेट डिस्कशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर आप मीडिया का मुंह पकड़ लोगे तो जनता को कैसे पता चलेगा? तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इन हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये वाला जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो आपको मीडिया से ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको यहां क्लियर कट तरीके से देखने मिल रहा है कि दूसरे जो सोर्सेज हैं वो इतनी आजादी नहीं देते हैं, समझ में आया? वो इतनी आजादी नहीं देते कि लोग बोल पाए या फिर लोग उस पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवा पाए। तो मीडिया का काम होता है। समझ में आया? वॉइस आ रही है ना क्लियर? ठीक है। वैसे ही एक और वैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, वैसे अगर एक और इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोलते हैं, ठीक है, CAG जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो देखो, सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार के पास पैसा कहां से आया? सरकार के पास पैसा तो जनता का ही गया है ना। तो उस जनता के पैसे को आप सही इस्तेमाल कर रहे हो नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। और ये जितने भी इंस्टीट्यूशन लिखे हैं, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, जो जानकारी देने का बात करता है, लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो करप्शन वगैरह को चेक करता है, आया समझ में? तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म सेट किया जाता है। ये प्रोसेस फॉलो करते हैं वो, कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे ही पैसा खर्च ना कर दे। क्यों? क्योंकि देखने वाला कैग है। कैग क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो चेक करता है कि पैसा गलत जगह खर्च तो नहीं हो रहा है। तो कैग की रिपोर्ट आती है, पार्लियामेंट में पेश होती है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं ना, उनका सूसू निकल जाता है अगर उनके कोई स्कैम जो है और उन कैग ने उस स्कैम को अगर पकड़ लिया तो मतलब पूरे देश को पता चलता ना कि इनने गड़बड़ी करी है। तो कैग ने कई बहुत सारे वो जो घोटाले हैं वो उजागर किए हैं देश में, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और इससे डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या हो रही है? ट्रांसपेरेंसी जो है, कि आम जनता को पता रहे कि हमारे पैसों का कहां इस्तेमाल हो रहा है, आम जनता को पता रहे कि कोई करप्शन कर रहा है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको पकड़ ले। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस है और ये डेमोक्रेटिक वैल्यू वो होल्ड करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अब अगला है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जो पंचायत हो गए, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, तो ये एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होना चाहिए, और इस लोकल लेवल की गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू प्रमोट हो रही है। समझ में आया ना? तो ये एक एक्सरसाइज, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो, एक एक्सरसाइज में तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ठीक है, एक एक्सरसाइज में तुम्हारे साथ कर रहा हूं। जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूशन लिख दिया, let's say गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? क्या करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों बनाए जाते हैं? सब चले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेसिकली क्या करते हैं? ट्रीटमेंट और क्योर आप कह सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट टू पीपल हम लिख सकते हैं, है ना। अब ये जब लोगों का इलाज करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इससे क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोट हो रही है? वेलफेयर कर रहे हैं एक तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चलो ठीक है, इससे क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोट हो रही है? तो हमारा जीने का अधिकार, मतलब ये नहीं है कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक बिस्तर पे रहने दो, मर जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे इनके राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है। जीने के अधिकार में साफ पानी, साफ खाना, शिक्षा, इलाज, ये सारी चीजें भी आती है। तो आप जैसे देखेंगे तो फंडामेंटल राइट की वैल्यू जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो वैल्यू है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रमोट करते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स की जो वैल्यू है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोटेक्ट करते हैं। इक्वालिटी, कि चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर आप बीमार हो, आप किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, तो आपको मरने नहीं छोड़ा जा सकता है,
ठीक है, अगर आप बीमार हो तो आपको ये आपका अधिकार है कि जैसे एक पैसे वाला व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है, आपके पास पैसा नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका इलाज करवा जाए। ठीक है, एवरीवन हैज द राइट टू लिव विद डिग्निटी ना, समझ में आया? तो ऐसे आपको फिर दिमाग लगाना होगा, ये टेबल इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गारंटीड थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया कि हमने क्या करके रखा है, स्टेट गवर्नमेंट बना के रखी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के रखी है, इनके बीच में पावर डिवाइड करा है। तो इनके बीच में पावर डिवाइड करने से क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। इनके बीच में पावर डिवाइड करने से फेडरलिज्म होता है। और फेडरलिज्म क्या वैल्यू होल्ड करता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि आपने सेंट्रल से स्टेट को पावर दे दी है, समझे? तो इस तरह से ये चार्ट जो है पूरा, ये चार्ट आपको आपके थॉट को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को क्या करता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि एनलाइटन करता है, कि आप सोचो कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या काम कर रही है और वो किस डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड कर रही है, समझे ना? चलो अब उसी तरह से जैसे अगर आगे देखें अपन, और ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे देखें, 24 पे क्यों करके चले गए मेरे भाई एसी को? क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब उसी तरह से जैसे देखें तो द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल लिस्ट बिलो सम की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर यहां देखोगे तो द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल बिलो लिस्ट सम की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जैसे पॉपुलर सोवरेनिटी हमने पढ़ा है, ये तो हमने अभी प्रिंसिपल्स में पढ़ा है ना? फिल इन द सेकंड कॉलम विद सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम योर स्टेट, टाउन और विलेज। वन रो हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू। एक रो हमारे लिए कंप्लीट हो गई है, तो हमें यहां समझना है, जैसे ये रो कंप्लीट कर इसको समझो। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक प्रिंसिपल है, हाँ सही बात है। तो जैसे पार्लियामेंट प्रोसीजर्स सच एज क्वेश्चन आवर्स एंड द ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। लॉज लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल कैसे आता है, उसका एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करके दिखाया है कि जब पार्लियामेंट में काम चल रहा होता है तो क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है ना, जो फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट का सेशन रहता है, मतलब जो पार्लियामेंट चालू होती है तो पार्लियामेंट का जो पहला घंटा रहता है, वहां पे मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन आवर में कुछ भी पूछ सकते हैं कि भैया नीट पेपर लीक कैसे हो रहा है, झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताओ आप क्या कर रही है सरकार, है ना। तो ये क्वेश्चन आवर में एक सवाल पूछे जाते हैं, पहला घंटा जो होता है पार्लियामेंट का, उसको क्वेश्चन आवर है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक एग्जांपल दिया कि कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस किया जा सकता है। आ जाओ अपन प्रैक्टिस करते हैं, इसमें सब अपने अपने मन से आंसर लिख सकते हो, अपन एक बार करके देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी कैसे प्रैक्टिस की जाती होगी देश में। तो पॉपुलर सोवरेनिटी ऐसे प्रैक्टिस की जाती है कि पीपल in any state vote to choose MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहां के विधायक होते हैं उनको जनता ही तो वोट देके चूज करती है, ठीक है। एंड कैन remove them also and can remove them in the next elections also, in the next election and can remove them in next election too, है ना। ये पॉपुलर सोवरेनिटी है, समझ में आया कि जनता वोट देती है और एमएलए चूज करती है, और जनता चाहे तो उस एमएलए को अगले चुनाव में ना भी चूज करे, है ना। तो ये पॉपुलर सोवरेनिटी है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का एक एग्जांपल दो कि पनिशमेंट, समझ में आ रहा है ना, पनिशमेंट इज सेम फॉर द क्राइम दैट इज मर्डर फॉर बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉर्मल सिटीजन। एक आम आदमी भी अगर मर्डर करेगा तो भी उसको वही सजा मिलेगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर भी मर्डर करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगी। रूल ऑफ लॉ है, नो वन इज अबव, समझ में आया, नो वन इज अबव द लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सबके लिए रूल ऑफ लॉ सेम है। अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे भी वही सजा मिलेगी, तुम गलती करोगे तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। समझ में आ रहा है, एग्जांपल देना है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे, सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जांपल क्या दोगे, बताओ। सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जांपल तुम भी दो, एक आधा कुछ एग्जांपल चैट में मैं देखता हूं, बताओ कुछ एग्जांपल मन से बना के दो।
बताओ। नॉर्मल सिटीजन कह लो, कॉमन मैन कह लो, जो कहना कह लो, आम आदमी। लो कॉमन मैन लिख देता हूं। खुश, इसमें खुश हो लो। इसका एग्जांपल दो। बताओ। अबे इसका एग्जांपल दो, सेपरेशन ऑफ पावर का। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, ये तो तुमने 3 शब्द लिख दिए, एग्जांपल बनाना होगा मेरे लाल। ये तो नहीं समझ पाते सवाल क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा लिख सकते हो, फाइन। जैसे क्या होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इन दी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर इन दी पार्लियामेंट मेक लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स implement them on the ground। एग्जीक्यूटिव्स जो है उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द ग्राउंड। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? चलो वेरी गुड। जैसे हाँ, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो जैसे फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल दो कि आई एम फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बस टेररिस्ट मत बनना। पता है तुम बोल दो कि आई एम फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बंदूक उठा ली, ठा 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 गोलियां चला दो। आई एम फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फिर क्या है? विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप बोलो नहीं मुझे तो बम बनाना है, बम बनाने वाला आदमी बनूंगा, पापा मैंने तो बम बनाना है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ में आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। यू आर फ्री टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बेडरूम में घुस जाओ रात में, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लेकिन आपके पास आजादी है। आजादी आपका एक फंडामेंटल राइट हो गया। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पापा मैंने तो बम बनाना है। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल दो, मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल बताओ। अगला एक और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम का एक एग्जांपल दो, बताओ जल्दी। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल यह है कि इन ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या है कि मेरा क्षेत्र जहां पे चुनाव हो रहे हैं ना वो। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इलेक्शंस के समय मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं इनमें से कुछ भी चूज कर सकता हूं। सुना है? इलेक्शंस के पहले मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं इनमें से कुछ भी चूज कर सकता हूं। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? बताओ क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैंने तुम्हारे सारे होमवर्क करवा दिए। अब तुम मेरे होमवर्क करके दोगे बेटा। इधर आओ, चलो मैदान में। अब तुम मेरे होमवर्क क्वेश्चन करके दोगे। चलो बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में स्टेटमेंट देखो ये कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर लाइज विद द पीपल, द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, सिटीजंस एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर ओनली थ्रू कोर्ट्स, सिटीजंस कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? टेल मी।
टेल मी फास्ट। इसका पोल नहीं चल रहा यार, रुक जाओ जरा, एक मिनट चेक करने दो, ओटीपी आएगा जब होगा, जस्ट अ मिनट। ओटीपी इनवैलिड क्यों बता रहा भाई? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। इसका इसका पोल तो अब लेट हो गए। पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर लाइज विद इन द पीपल, सही बात है, ठीक है, लाइज विद द पीपल, ये बात भी सही है। गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, ये बात भी सही है। सिटीजन कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, ये बात भी सही है। तो सिटीजंस एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर ओनली थ्रू कोर्ट्स, ये गलत बात है, ठीक है, ये वाली बात जो है ये गलत है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले वाले पे पोल देता हूँ, ये लो, चलो अगले वाले पे। अब देखो, एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि भैया आपने कानून जो है लांघ दिया है, लॉ वायलेट कर दिया है। He argues that because of his position the law should not apply him। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो हूं, क्या बोलते हैं, पावरफुल पोजीशन पे हूं, तो मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डायरेक्टली रिजेक्ट्स दिस आर्ग्यूमेंट? तो इसके ये नेता के इस आर्ग्यूमेंट को किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से भिगो के जूता मारा जा सकता है, बताओ। अगर वो नेता ऐसा बोल रहा है कि मैं तो बहुत पोजीशन पे हूं, ये लॉ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो आप किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का हवाला देके ये बोलोगे कि नेता जगदीश भगत, ठीक है, समझ में आया? बताओ, बोलो मुझे जरा फटाफट एक बार बताओ, यहां पे जल्दी से एक बार बता दो कि अगर ये 4 चीजें हो रही हैं, ठीक है, मतलब एक नेता अगर ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन ये बोल रहा है कि उसके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा, तो कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो इस आर्ग्यूमेंट को यहां पे रिजेक्ट करता है? तो आपको देखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ इज द करेक्ट आंसर। कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, कोई भी हो, सबके ऊपर कानून सेम अप्लाई होता है ना। तो रिजल्ट में कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया? 73% बच्चों ने। क्या बात है यार, तुम तो गुले गुलजार हो। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर्क टुगेदर? बोल दे रहा हूं, ईच प्रिंसिपल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड हैज नो कनेक्शन विद द अदर। क्वेश्चन समझो पहले। Popular sovereignty gives people political authority, while the rule of law, fundamental rights, separation of power and accountability help prevent misuse of that authority. Fundamental rights make elections unnecessary in a democracy. Separation of power allow the government to function without accountability to citizens. What do you guys think? बताओ बताओ, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहां? एक बच्चा लिख रहा है, दिगराज अच्छा पढ़ाते हो तुम। जी दादाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिगराज अच्छा पढ़ाते हो तुम। ये बच्चा है कि बच्चे के पापा मम्मी है? लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं। हाँ, इसका बोल दो जब तक मैं लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं। लाओ पिछले वाले क्वेश्चन में, वंश, मानविक रावत, सान्या सैनी, पायल, सौम्य, आर्यन, हर्षित, शिवम, अवंतिका और नंदनी, ये सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दो। ये सारे बच्चे पिछले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे आए थे। एंड द टाइम इज रनिंग आउट। देखो कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट तरीके से शो करता है कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स वर्क टुगेदर? तो देखो यहां पे क्या है कि पॉपुलर सोवरेनिटी गिव्स पीपल पॉलिटिकल अथॉरिटी व्हाइल द रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। तो यहां पे बी वाला जो प्रिंसिपल है वो बेस्ट तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बी वाला जो प्रिंसिपल है दैट इज अप्लाइड इन दी बेस्ट वे। समझ में आया? बी वाला प्रिंसिपल जो है ज्यादा बेटर तरीके से अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? बी लगा दिया जाए कंप्यूटर महोदय। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, है ना। कितने % बच्चों ने दिया? 72। क्या बात है। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलर सोवरेनिटी? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, द अथॉरिटी और द पावर, ठीक है, द पावर टू टेक decision is in the hands of the power to take decision, ठीक है। the power to take decision is in
इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ये पॉपुलर सोवरेनिटी है, सिंपल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फाइनल पावर उनके पास होती है। हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कैसे रिफ्लेक्टेड है ये बताओ। तो पीपल जो है क्या करते हैं, पीपल जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, फाइन। अब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के बाद में क्या करते हैं, ठीक है, एंड कैन चेंज। कैसे चूज करते हैं, सबसे पहले वोटिंग के थ्रू, और इसी वोटिंग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, चेंज देम थ्रू वोटिंग इलेक्शन, है ना। तो पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब पावर टू द पीपल, और पावर टू द पीपल क्या है कि पीपल हैव द पावर टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड टू चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही सिंपल चीज है कि पीपल हैव द पावर टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड टू चेंज देम, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मेंशन एनी टू वेज इन विच द रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट सिटीजंस इन डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ कैसे सिटीजंस को प्रोटेक्ट करता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ जो है सिटीजंस को ऐसे प्रोटेक्ट करता है, जो हमने 3 कीवर्ड लिखे थे कि रूल ऑफ लॉ क्या करता है। रूल ऑफ लॉ जैसे अगर आप देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि नो वन इज अबाउ द लॉ, everyone is equal before the law and the law applies equal to everyone in the same manner। समझ में आया। और अगर मान लो किसी के साथ गलत हो भी गया तो उसे न्याय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू मिलेगी, कि अगर मान लो गलत हुआ भी है तो ऐसा नहीं है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। आप यहां पे चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 2 जो पॉइंट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों एक साथ लिख सकते हो कि everyone is equal before the law and equal protection is provided टू ऑल। सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, सब समान भी है कानून के सामने। और अगर मान लो जस्टिस की बात आती है, ठीक है, तो व्हेन जस्टिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर established by law will be followed। प्रोसीजर established by law will be followed। समझ में आया, सिंपल है ना। ये हो गया। हाउ डज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, हाउ डज मल्टी पार्टी सिस्टम स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। इसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, खुद लिखना, मैं समझा दे रहा हूं। देखो क्या है, कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या है कि पीपल हैव द मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आप इन्हें भी वोट दे सकते हो, इन्हें भी वोट सकते हो, इन्हें भी वोट दे सकते हो। इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर जैसे आप देखेंगे तो जब डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है, तो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, पीपल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। और मल्टीपल ऑप्शंस में क्या होता है कि लोगों के पास में ये फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि आप अपनी अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, और अपनी नीड के हिसाब से जो आपके मुद्दे की बात कर रही होगी, ठीक है, ये आप जो पार्टी आपके मुद्दे की बात कर रही है, उस पार्टी को आप क्या कर सकते हो, उस पार्टी को वोट दे सकते हो, ठीक है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, एंड यू कैन ऑप्ट दोज पार्टीज विच आर एड्रेसिंग योर इंटरेस्ट और योर कह सकते हैं ना इश्यूज। फिर एक और चीज क्या हो जाएगी कि मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को ऐसे भी स्ट्रेंथन करती है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो
ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज्ड है, ऐसा सेक्शन है जो सोसाइटी का जो कि स्मॉल है, ठीक है, दे ऑल्सो गेट्स रिप्रेजेंटेशन। मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर मान लो कोई एक नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, उन्हें लगता है कि उनके बारे में कोई पार्टी बात नहीं करी तो अपनी खुद पार्टी बना सकते हैं। ये मल्टी पार्टी एक सिस्टम का एक एडवांटेज है। लिख पाओगे? ठीक है, होमवर्क लिख पाओगे? ठीक है, बताओ, 3 पॉइंट दिए मैंने तुम्हें, कर पाओगे ना? आ जाओ। अब जैसे अपन आगे बढ़े, समझना, अब यहां से जैसे अगर आगे बढ़े, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी इज द नेक्स्ट टॉपिक। रुकना, हाँ, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी इज द नेक्स्ट टॉपिक। चल जा यार, पंखे वंखे क्यों नहीं चल रहे? रुक जाओ, चालू हुआ। हाँ, वो हवा फेंकेगा थोड़ा। क्लियर है यहां तक? आ जाओ, यहां तक अगर क्लियर तो अगला टॉपिक उठाते हैं। तो अगला टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी क्या कहता है? इन प्रेजेंट टाइम द मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, मीडिया डेमोक्रेसी का पिलर क्यों कहा जाता है? जो कि पिलर पंचर हो चुका है, उसको इसका कंटेक्स्ट समझो कि आम जनता अपने घर में बैठी है, आम खा रही है, गुटलियां चूस रही है, उसे कुछ नहीं पता है। जो मीडिया आम जनता को दिखाएगी, आम जनता उस हिसाब से परसेप्शन बनाएगी। तो मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मीडिया सत्य दिखाए। मैं नहीं बोल रहा किसी पार्टी का सपोर्ट करे या करे वो करे, मीडिया सत्य दिखाए, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। ठीक है, तो इन प्रेजेंट टाइम मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। In addition to keeping people informed about developments around the world, it serves as a voice of the masses. ठीक है, लोगों को सच दिखाने के साथ साथ में लोगों की आवाज बनना चाहिए। अगर किसी का घर डूब गया बाढ़ में, तो मीडिया की जिम्मेदारी यह है कि वो जाके बताए कि लोग दुखी है, उनका घर बाढ़ में डूब गया है। ये नहीं कि मीडिया जाके लोगों से पूछे क्यों बनाए थे नदी के किनारे पे घर। गजब आदमी है यार मीडिया, चाटा मार दो ऐसी मीडिया को, उसी नदी में डुबा दूं मैं। समझ रहे हो आप? सेंसिटिविटी खा गई है मीडिया जो है। जो पैसे मीडिया ने लिए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, उन पैसों की रोटी बना के सेंसिटिविटी का अचार बना के खा गई है मीडिया। समझ में आया? तो मीडिया का काम ये होना चाहिए कि मीडिया ये दिखाए कि सत्य क्या है, मीडिया लोगों की आवाज बने। ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रेज इश्यूज कंसर्निंग टू द पब्लिक एंड कंट्रीब्यूट टू द रेजोल्यूशन थ्रू अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। ठीक है, कि ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, प्रॉपर इश्यूज को रेज करे, और इश्यूज को रेज करने के बाद में उन मुद्दों का समाधान भी मिलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए ना, कि आप अगर कोई आवाज उठा रहे हो तो उस पर चेंज आना चाहिए। ठीक है, owing to its critical role in safeguarding people's voice and upholding democratic principles, media is often referred to as the fourth pillar of democracy. ठीक है, समझो कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कितना क्रिटिकल रोल है लोगों की आवाज बचाए रखने में मीडिया का। ठीक है, इसी चीज के चलते आप डेमोक्रेसी में मीडिया को क्या कहा जाता है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, कि ये डेमोक्रेसी का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ की तरह, डेमोक्रेसी का चौथे स्तंभ की तरह काम करती है मीडिया। समझ में आया? लेकिन मीडिया व्यस्त है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मैं बताओ। ठीक, अब यहां तक अपन ने सारे प्रिंसिपल्स और ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब डेमोक्रेसी 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 चिल्ला रहे हैं, तो डेमोक्रेसी भी मैंने आपको क्या बताया ना, अलग अलग तरह की होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल जिन्हें हमने पढ़ा। अब डेमोक्रेसी अलग अलग तरह की होती है। तो जैसे एक डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पहला टाइप पढ़ रहे अपन। ठीक है, डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या कहता है? यहां पे सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी जो आज से कई साल पहले, एग्जांपल के तौर पे, जैसे एथेंस का नाम सुना है आपने? ओडेसीज किसने देखी है? ओडेसीज देखी थी? एथेंस, एथेंस सुना होगा आपने। तो तब क्या जनसंख्या ही 1 लाख 1.5 लाख लोगों की जनसंख्या थी बस।
तो इन लाख 1.5 लाख लोगों में क्या होता था कि कोई निर्णय लेना था तो सारे लोग एक साथ बैठ जाते थे, सारे लोग एक साथ मीटिंग करके एक साथ क्या करते थे, वोटिंग कर लेते थे और वोटिंग करके फिर डिसीजन ले लेते थे। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सम फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, मतलब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं, लेकिन ठीक है लोग, हर व्यक्ति डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके आपको क्या देखने को मिलता है, काम चलता है। लेकिन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया अगर बात करें तो 140 करोड़ लोग हैं। अगर 140 करोड़ लोग एक जगह पे आ गए ना तो उस जगह की धरती धस जाएगी, समझ में आया? 140 करोड़ लोग एक साथ एक जगह पे आ ही नहीं सकते हैं, धरती धस जाएगी। फाइन। लेकिन छोटे कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ आपको एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज भी आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एविडेंसेस स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। तो एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी तो ये है। दूसरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? दूसरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर बात करें हम तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आप खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया और आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, यहां पे पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न। ठीक है, यहां पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं और आपको लग रहा है आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं है तो उसको क्या करो, रिप्रेजेंटेटिव को बदल दो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल एंड गवर्नमेंट वर्क्स इन दिस मैनर कि अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम काम नहीं करेंगे तो लोग अगली बार हमें बदल देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट मतलब वही है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि मैं और आप पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट, पता है कैसे? नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे जाते हैं पार्लियामेंट में थ्रू आवर कैंपेन। जिस कैंपेन का नाम क्या है, छात्र क्या कह सकते हैं, जिस कैंपेन का नाम है हमारा पराक्रम। पराक्रम पार्लियामेंट विजिट होती है। पिछले साल कुछ बच्चे गए थे, इस साल भी जाएंगे। वो बच्चे जो रेगुलर टेस्ट देते हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है जिनकी, टेस्ट वगैरह में लीडर बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो वो पूरा जैसे हर क्लास का डेटा क्यूरेट होते रहता है। फिर जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं ना वो पार्लियामेंट भी जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दी पार्ट, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें यार, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्ट करती है किसको, गवर्नमेंट इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जनता जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल द पीपल। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको बदल दिया जाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, मतलब हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब तीसरा होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, तो यहां पे मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। समझना बहुत अच्छे से, मतलब कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ में मैं लॉ बनाने का काम भी करता हूं। इंडिया में भी वैसे ही होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 543 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। अच्छे से समझना, हाँ, कैच नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 543 लोगों को इलेक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा पता है? प्राइम मिनिस्टर इन 543 में से ही एक व्यक्ति बनेगा। कोई और बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे बना दिया तो मुझे 6 महीने के अंदर इन 543 के बीच में तो आना पड़ेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो बनना पड़ेगा मुझे कहीं से चुनाव लड़के। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 543 लोग हैं ये लॉ बनाने वाले लेजिस्लेचर भी है। ठीक है, तो दे आर लेजिस्लेचर, बट एट द सेम टाइम उन्हीं में से एक एग्जीक्यूटिव भी बन जाता है। जैसे नेक्स्ट टॉपर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मालिक भी होंगे और उसमें पढ़ाने वाले टीचर भी होंगे। तो मैं नेक्स्ट टॉपर्स का मालिक भी हूं लेकिन मैं एक टीचर भी तो हूं। तो लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव बन गया, लॉ बनाने वाले ही एग्जीक्यूट करने वाले भी बन जाते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये लॉ एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव भी है लेकिन एट द सेम टाइम दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव इज आल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो जैसे आप क्या देखते हो कि अगर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए उनको फिर घेरा जाता है कहां पे, पार्लियामेंट में। तो अभी जैसे मॉनसून सेशन चल रहा है, तुम्हें ध्यान हो तो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं कि बोलो भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हो, सुन में आया, बोलो भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हो। तो द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपने लेजिस्लेचर को, मतलब सबने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 लीडर्स इलेक्ट कर लिए। अब इन 543 में से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये किसी को नहीं पता है। अब जैसे 2029 में चुनाव होंगे, 29 में चुनाव होंगे, तो 29 के चुनाव में
कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन वो जो चुनाव सारे होंगे उनमें से जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएगा, उन्हीं में से कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या बनेगा, उन्हीं में से कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आया समझ में? तो हम अपने लेजिस्लेचर को चूज करते हैं। आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बन सकता है, आप इलेक्ट नहीं करोगे। वो तो फिर ये जैसे मान लो कि बीजेपी की 300 सीट आई फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर कांग्रेस की 300 सीट आई, तो ये 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेंगे कि हम 300 में से कौन है जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ऐसा नहीं, तो हमने एग्जीक्यूटिव कभी चूज नहीं किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेचर्स अमंग देमसेल्फ डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव अमंग देम। समझे? ऐसा रहता है। इंडिया और कनाडा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। इंडिया और कनाडा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। वैसे आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ऐसे अलग है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव जो रहता है लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, लेकिन यूएसए का एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट अपने आप में यार की गैल चले उस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो चलो लॉ बनाते रहो तुम कुछ भी, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे हिसाब से करूंगा। वहां पे प्रेसिडेंट को मतलब एग्जीक्यूटिव को क्या कर रखा है? इंडिपेंडेंट रखा ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रेसिडेंट को लोग वोट देते हैं। प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और लोग हटा भी सकते हैं अगले चुनाव में, लेकिन ही इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से अलग रहता है, लॉ बनाने वालों से अलग है प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मैंने आपको बताई। ठीक है, कितने लोगों को चारों टाइप ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आ गई? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। बताओ, टेल मी फास्ट। बताओ। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ वो वाराणसी के क्या है? वाराणसी के लेजिस्लेचर भी तो है, वहां से एमपी ऑफ वाराणसी है ना, समझे? ऐसा क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर है? सब कुछ समझ आ गया? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आप अप्पी कर दोगे तुम्हें। ठीक है, गुली गुली आगे आ जाओ। अब जैसे आगे देखें तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ आइडियली हमने सारे टेबल पढ़ने के पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप पढ़ देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैराग्राफ एक बार और देख लो। ठीक है, ये पैराग्राफ एक बार और देख लो। ये पैराग्राफ कंक्लूजन है बेसिकली। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट though there are some fundamental principles of any democracy like freedom, equality, participation, rule of law, rights, duties, yet democracies does not offer a single model of government, है ना। तो हमने जैसे अभी 4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया, ठीक है, 4 तरह की डेमोक्रेसी देख ली। तो अलग अलग कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के, लेकिन डेमोक्रेसी जैसे वो ये ना कि एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को सेम संस्कार दिए, लेकिन छोटा वाला बदमाश निकल गया। पेरेंट तो वही थे, बड़ा वाला तो राम है, राम, ठीक है, बीच वाले दोनों जो है तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न निकल गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो केस क्या हुआ? केस ये हुआ, आपको समझ में आया कि संस्कार सेम थे, लेकिन चारों बच्चों की पर्सनालिटी अलग अलग है। फाइन, तो वैसे ही आपको यहां समझना है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लेकिन डेमोक्रेसीज में भी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, कोई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, कोई इस तरह से सारी डेमोक्रेसीज अलग अलग हो सकती है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। डिफरेंट सोसाइटीज इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी इन डाइवर्स वेज डिपेंडिंग ऑन हाउ सिटीजंस पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड हाउ पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रक्चर्ड। एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस ग्रेड्स, there are different forms of democracy, some involve direct citizen participation while other functions through elected representatives, है ना। तो different type of democracies होती है, कुछ direct democracy होती है, some functions through elected representatives, but there are some fundamental principles and depending on that there are different type of democracies। ठीक है, there are different type of democracies। ये वाला टेबल जो है ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अभी तो तुम तुरंत आंसर दे दोगे। मैं पहले ये पढ़ाता हूं, ठीक है, इसके बाद में फिर वो टेबल फिर से पूछूंगा तुमसे। तो हैविंग अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जैसे अब आपने अलग अलग टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम पढ़ लिया, हैविंग अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेट अस नाउ लुक एट हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर हम समझे, पता है जब आप कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर आप जैसे देखोगे तो आपको ये कंपेयर करके बताया जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे अलग है। इंडिया भी डेमोक्रेसी है, कनाडा भी डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों डेमोक्रेसी में क्या फर्क है, तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है। देखो तो जैसे कंट्री के नाम पे इंडिया आ गया, तो इंडिया में टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी है, इंडिया में अगर आप देखोगे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं हम। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, इसीलिए ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आते हैं, है ना। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ही और शी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सबसे ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी परमानेंट पोजीशन है, वो चुनाव पे निर्भर नहीं होते हैं कि सरकार गिर गई तो प्रेसिडेंट गिर गए, प्रेसिडेंट हमेशा रहेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट इज लाइक द फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री, लेकिन रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही और शी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो कि आपके दादाजी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके दादाजी अब रिटायरमेंट ले चुके, तो पापा अगर सब कुछ संभाल रहे हैं तो पापा इज द रियल हेड ऑफ द फैमिली, बट फॉर्मली हेड ऑफ द फैमिली दादाजी को ही कहेंगे। समझ में, वैसा रहता है। की फीचर्स क्या है, तो इंडिया के की फीचर्स है मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्या होता है बाबू, फेडरलिज्म पता है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। हाँ, फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम है हमारी कंट्री में, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे क्या है, एक ये क्लास 10th में एक चैप्टर है अपने आप में फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सिस्टम ये है कि जब आप क्या देखते हो, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी आर शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग अलग है। पुलिस आपने देखा है कि जैसे राजस्थान की अलग राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश की अलग मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र की अलग महाराष्ट्र पुलिस, है ना। लेकिन आर्मी पूरे देश की एक होती है, इंडियन आर्मी, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, वो कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी देखे। लॉ एंड ऑर्डर का काम किसका होता है, स्टेट के अंदर उस स्टेट की पुलिस का होता है, समझे। तो जब आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनियन इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, और इनमें बताया रहता है कि किसकी क्या पावर है, ठीक है। रेसिडुअल पावर भी होते हैं कुछ फेडरलिज्म में। रेसिडुअल पावर किसके पास होते हैं, रेसिडुअल पावर मतलब कि वो मुद्दे जो मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, जैसे इंटरनेट का मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब इंटरनेट था ही नहीं, लेकिन आज इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है, तो इस पर लॉ कौन बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिसाइड हो गई थी, लेकिन ऐसे मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए उनको रेसिडुअल सब्जेक्ट कहा जाता है, रेसिडुअल पावर कहा जाता है। तो रेसिडुअल पावर्स जो होती है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का पार्ट हो गया। सिमिलरली वैसे देखो तो क्या है, कनाडा जो है, तो कनाडा में क्या है, कनाडा में आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेम एज इंडिया होती है। एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद प्राइम मिनिस्टर, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर हेड है। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ये सिस्टम है कि गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट ही है एक तरह से, अगर देखा जाए तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के बाद में प्रेसिडेंट को पोजीशन दे दी जाती है फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री की। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल फर्स्ट पर्सन हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, लेकिन वो किसके एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं पता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल पावर गवर्नर जनरल के पास में। फेडरलिज्म है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। अब आ जाओ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे वहां, सब कुछ होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वहां हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, मोनार्क होगा, क्वीन जो है उनकी, ठीक है। तो राजा उनका राजा है, एक तरह से राजा रानी है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री क्वीन है वहां पे, ठीक है।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन, बस प्रिंसिपल्स पे चला आ रहा है, कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनका, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मतलब पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है। सोवरेनिटी का मतलब समझा दिया था ना, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रानस, ठीक है, मीनिंग सुप्रीम। तो यहां पे सुप्रीम और फाइनल इंडिपेंडेंट पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास है। मतलब पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और उन्हें किसने इलेक्ट किया है? जनता ने। तो पीपल हैव द सुप्रीम पावर, ऐसा। मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पे भी है। फिर क्या है? स्विट्जरलैंड, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द फेडरल काउंसिल। तो जो स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल है वो निर्णय लेते हैं, वहां के कुछ लोग निर्णय लेते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना के रखा है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करते हैं फॉर्मली, लेकिन लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। यहां पे भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और मल्टीपल पार्टीज आर देयर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल, ठीक है, डेमोक्रेसी, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और लोग अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास में और ये लेजिस्लेचर से अलग है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर अलग होती, लॉ बनाने वाले। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन विद 2 मेजर पार्टीज, तो यहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, यहां 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, यहां 2 पार्टी सिस्टम है। टेस्ट और WPP तुम्हें आज मिल जाएगा, तुम्हारे पास में आज का दिन है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 3 दिन में हिस्ट्री वाले चैप्टर का टेस्ट और वो कर लेना, नोट्स और टेस्ट दोनों आज दे दूंगा मैं, है ना? समझ में आया? तो ये हो गया क्या? पूरा का पूरा एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने देखी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमने देखा कि डिफरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग है। जो हमने यहां पढ़ा ना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल सब में सेम होंगे, वहां पे रूल ऑफ लॉ होगा, ड्यूटीज होगी, राइट्स होंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, लेकिन उनके फंक्शनिंग अलग अलग होंगे, उनके फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। और वही हमने देखा कि फंक्शनिंग अलग अलग है। आ जाओ, छुट्टी कर रहा हूं बस, ए रुक जा, मारूंगा चाटा। एक चीज ये देखो, ये मजेदार है। इमेजिन योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग अ यूथ फॉर डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में क्या है ना, यूथ का बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा अभी जब ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप ना आ जाए, कहीं रूलर्स इतने पावरफुल ना हो जाए, तो यूथ ने क्या करा? मोड़ दिया डेमोक्रेसी का रुख, आवाज उठा दी, ठीक है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ध्यान रखना इस चीज को। अभी तो जवान हो ना तुम, कि भी बच्चे हो, आ रही है जवानी धीरे धीरे, ठीक है। वो रगों में महसूस होना चाहिए, आपके विचारों में महसूस होना चाहिए। हर जगह जवानी महसूस होने का मतलब ये नहीं होता है कि बड़े हो गए तो बस जवान हो गए, ठीक है। आपके विचारों में वो मैच्योरिटी आना चाहिए, वो क्रांति आना चाहिए, शरीर में वो बोलना ना, दम आना चाहिए। जवान हो रहे हैं चलो, तो इमेजिन योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग अ यूथ फॉर डेमोक्रेसी फेस्टिवल. Students council from different countries are visiting your school. Each follows its own model of functioning, similar to how countries around the world practice democracy. Let us see what we can learn from them. These examples show that systems may differ in how power is shared, who participate in decision making, and whether checks and balance are in place. तो 4 टीमें आपके यहाँ यूथ फॉर डेमोक्रेसी के कार्यक्रम में आई है, और टीम ए जो थी ना, तो उसमें क्या हो रहा है, टीम ए निर्णय कैसे लेती थी, टीम ए काम कैसे करती थी कि ऑल स्टूडेंट्स गैदर इन वन प्लेस एंड इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट वंस अ ईयर. However, the president has very limited power for major decisions such as the canteen menu. They gather at a designated place and vote using a ballot paper. मतलब सारे लोग मिलके काम ले रहे हैं. ये किस तरह की, किस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, बताओ. सर हमारी तो कमर दुखने लगी है, जवानी नहीं आई, बचपने के बाद सीधा बचपने के बाद सीधा बुढ़ापा आया है. अरे वाह मेरे शेर बताओ बताओ बताओ, बुढ़े बच्चे इधर बताओ, ये किस टाइप की डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. द स्कूल होल्ड्स इलेक्शंस एवरी ईयर. टीम बी की स्कूल में हर साल इलेक्शंस होते थे. एवरी क्लास इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हु देन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट. मतलब सारे बच्चों ने मिलकर अपनी क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते थे. द प्रेसिडेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर मेक डिसीजन. ये कौन सी डेमोक्रेसी है, बताओ जल्दी. ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब, ठीक है. तो ये रिप्रेजेंटेटिव या फिर इसको इनडायरेक्ट कह लो, है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई. टीम सी देखो, टीम सी का एग्जाम, चलो टीम डी का देखो पहले. इलेक्शंस आर हेल्ड बट ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कंटेस्ट. इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन कुछ ही लोगों को इलेक्शंस में पार्ट लेने दिया जाएगा. स्कूल प्रेसिडेंट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर. द स्कूल काउंसिल एग्जिस्ट बट हैज वेरी लिमिटेड अथॉरिटी.
एंड ऑपोजिशन वॉइसेस आर वीक और डिस्करेज्ड। बताओ बताओ इसमें क्या लगता है तुम्हें, इसका बताओ मेरे दोस्त। इलेक्शंस आर हेल्ड बट ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्वेश्चन क्या पूछा था? These examples show the system may differ in how power is shared, how participate in and whether checks and balance are there in place। तो आप क्या बोलोगे, ये एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। देखो, नॉट एन डेमोक्रेटिक, नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे क्या है कि ऑपोजिशन की वॉइसेस को कमजोर कर दिया है, स्टूडेंट काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यार प्रेसिडेंशियल नहीं है यार, डेमोक्रेसी नहीं है। सारे बच्चे, मुझे लग रहा था सब प्रेसिडेंट लिख देंगे, उधर सेम सेम है सर। अब ये टीम सी देखो, ये डेमोक्रेटिक नहीं है टीम। Students directly vote for the school president as well as for the member of council. The president acts as both the head of the students and council of the chief decision maker. तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है ना, ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस आर हेल्ड बट ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कंटेस्ट। मतलब क्या हो गया कि आप चाइना में भी इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप चाइना को डेमोक्रेसी बोलोगे? ये तो डिक्टेटरशिप टाइप हो गया ना, नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। फंस गए मेरे जाल में तुम। बाकी सब सही है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो इनके क्वेश्चंस बाद में कराएंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। और डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस, इंडिया लिविंग डेमोक्रेसी, यहां से फाइन। यहां तक समझ में आ गया सब? यहां तक क्लियर हो गया? आज मैं तुम्हें WPP दे दूंगा, आज मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा हिस्ट्री के चैप्टर के, तो नोट्स पढ़ना, टेस्ट सॉल्व करना। मंडे के दिन मिलेंगे डाउट सॉल्विंग के साथ, तो हिस्ट्री का डाउट सॉल्विंग और हिस्ट्री का टेस्ट मंडे को हो जाना चाहिए अपना, है ना। मंडे को वो हो जाएगा। ट्यूसडे से वी विल स्टार्ट बैक विद दिस चैप्टर। फाइन, क्लियर? चलो बेटा बुड्ढे बच्चे, बाय बाय। 3 दिन तुम्हारी याद आएगी मुझे, ठीक है। मेरी जब याद आए तो पेपर सॉल्व कर लेना, मैंने पेपर दे देना है आज, ठीक है। मैंने आज पेपर दे देना। गुलू गुलू, बाय बाय, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।